सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पॉलिसी पॉइंट में खुश आमदीद। मैं हूं अफसा कोमल। बजट में हुकूमत की तरफ से बताए गए अहदाफ पर दो तरह की बहस जारी है। एक तो ये कि जो अहदाफ सेट किए गए हैं वो कितने काबिल अमल हैं, और दूसरी बहस है हुकूमत की तरफ से कम अज़ कम उजरत 37,000 बरकरार रखने के हवाले से। आम आदमी को तो 37,000 में गुजारा करने का मशवरा दिया जा रहा है, मगर स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में 600% तक इजाफा कर दिया गया। वज़ीर ख़जाना को तो इन दोनों फैसलों का भरपूर उनको दिफा करना पड़ रहा है, मगर अवाम जो है वो इस फैसले के ऊपर शदीद तनकीद कर रही है, जिसके बाद अब हुकूमती वज़रा भी इस इक़दाम से फासला इख्तियार आ रहे हैं। एक मिसाल है वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की, जिन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये इतने बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोगों को इस किस्म की हरकतें नहीं करनी चाहिए। उन्होंने क्या गुफ्तगू की, सुनिए। हमें इस किस्म की जो हरकतें करते हुए जब आप एक बड़ी ऑनरेबल सीट पे बैठे हों तो मैं नहीं समझता कि ये मुनासिब बात है। ये वापस नहीं होगा तो मैं फ्लोर के ऊपर भी ये बात करूँगा। इस पर भी बात करेंगे, और हमारा आज का बुनियादी मौजू ये भी होगा कि पाकिस्तान में बड़ी सनतों की पैदावार में मुसलसल गिरावट क्यों हो रही है, और इसमें हुकूमत इस हवाले से क्या इकदाम करेगी। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी बराए इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन हारून अख्तर साहब। हारून साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब कल वज़ीर ख़जाना से जब ये कम से कम उजरत 37,000 बरकरार रखने पर सवाल किया गया तो उनकी तरफ से बताया गया, जवाबन कहा गया कि आप बेशक इंडस्ट्री वालों को पूछ लें, सो वो भी इस बात से इत्तफाक करेंगे। तो क्या ये उनके मशवरे से किया गया? क्या हुकूमत को सोचना होता है अपनी सबसे वल्नरेबल, जो आपके सबसे कम तनख्वाह लेने वाला तबका है, उजरत लेने वाला तबका है, उनके हवाले से, या ये भी मशवरे इंडस्ट्री एसोसिएशन के मशवरों के ऊपर ये फैसले होते हैं? देखिए, जो मिनिमम वेज सेट करती है हुकूमत, ये सबसे आसान काम है। हुकूमत बड़े आराम से 50,000 सेट कर सकती थी, बट देनी ये प्राइवेट सेक्टर ने होती है। जिसको आपने एक सवाल ये भी आजकल पूछा जा रहा है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसकी ग्रोथ क्यों नहीं हुई, तो एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का भी ख्याल रखना पड़ता है। मगर मैं आपको एक बताऊं, मैं अपना एक्सपीरियंस दुनिया की मुख्तलिफ ममालिक में काम कर चुका हूँ। अमेरिका में 80s में 10 साल हुकूमत सोचती रही थी कि मिनिमम वेज बढ़ाई जाए या नहीं, क्योंकि उसका दूसरा पहलू ये होता है कि जब इकोनॉमी इतनी तेजी से नहीं चढ़ रही होती और आप मिनिमम वेज बढ़ाते रहते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाती है, क्योंकि एक कारोबार चल रहा है और आप ज़रूरत से तेजी से मिनिमम वेज बढ़ाते हैं तो लोग फिर ले ऑफ्स करना शुरू कर देते हैं। वो ज़्यादा खतरनाक होता है। लिहाजा पिछले 2-3 सालों में मिनिमम वेज बढ़ी है, जो उनका जायज़ हक भी था, बट प्राइवेट सेक्टर ने देनी है ना, तो प्राइवेट सेक्टर की अगर इकोनॉमी एब्जॉर्ब कर सकेगी तो वो काम चलेगा ना। हम ये तो नहीं चाहते कि इतनी वेज बढ़ जाए कि लोग 15-20% रिटेंचमेंट शुरू कर दें, और ये हो गई थी। अभी तक तो लोगों ने 37,000 रुपए भी नहीं मुकम्मल करके दिए। तो ये इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर का ये मकसद था। अब इस डेफिनेशन के तहत हारून साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें, कि ये फिर प्रोविंसेस के पास भी मार्जिन होगा इसको बढ़ाने का, क्योंकि हम खैबर पख्तूनख्वा के जो मुशीर खजाना है कल वो कह रहे थे कि सूबे इसको बढ़ाएंगे। बहुत अच्छा सवाल है। ये बेसिकली मिनिमम वेज जो है ये प्रोविंशियल ज्यूरिसडिक्शन है। फेडरल गवर्नमेंट सिर्फ इस्लामाबाद के लिए कर सकती है, या जहां एक कंपनी की एक से ज्यादा प्रोविंस में अगर कारोबार है तो वहां फिर वो इंटर प्रोविंशियल चीज आ जाती है और वो ज्यूरिसडिक्शन फिर फेडरल गवर्नमेंट के पास आ जाती है। मगर अगर किसी का कारोबार सिर्फ एक सूबे में है तो वो मिनिमम वेज उसी सूबे की वहां लगेगी। बट फेडरल गवर्नमेंट ने उसको ना बढ़ा के एक प्रेसिडेंट सेट किया है, और मेरे ख्याल में कि सूबे भी यही फॉलो करेंगे, और अगर नहीं किया तो थोड़ी बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर ज्यादा बढ़ाएंगे तो वो इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाएगा और कारोबार में ले ऑफ शुरू हो जाएंगे, जो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक आदमी को जब निकाला जाता है तो पूरा खानदान इफेक्ट होता है। और आजकल के माहौल में मेरा ख्याल है कि ये अच्छा डिसीजन नहीं होगा कि जरूरत से ज्यादा इसको इंक्रीज दें। अगले साल जैसे इकोनॉमी का पहिया घूमना शुरू हो जाएगा तो फिर ये मिनिमम वेज बढ़ सकती है। सर, लेकिन अब ये और इन्फ्लेशन भी बड़ी कम हुई है ना, 4.70% आपकी रिकॉर्ड हुई है पूरे साल की एवरेज, तो इन्फ्लेशनरी फैक्टर ने भी इसको हेल्प किया है। अब लेकिन इस बात के ऊपर भी हमारे साथ गौर किया जाता है कि अब आप, क्योंकि खुद इस बात का इदराक नज़र आता है कि मिनिमल वेज की इन्फोर्समेंट नहीं हो पा रही। हमने भी इस्लामाबाद में जब बात की है आम शहरियों से या मज़दूरों से,
کئی لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمیں تو 15,000 بھی تنخواہ نہیں دی جاتی ہے. سو اس پہ عمل درآمد بھی کتنا ضروری ہے؟ اس کے اوپر حکومت کو ادراک ہے، اس کے اوپر کام نہیں ہونا چاہیے؟ بہت کام ہے. لاز بڑے افیکٹو ہیں اور مانیٹر کرتے ہیں صوبے، اور فالو کرتے ہیں اور فائنز کرتے ہیں اور کورٹوں میں لوگ جاتے ہیں. بٹ آپ دیکھیں نا کہ معیشت کا پہیہ بھی گھومنا چاہیے نا. لوگ کورٹ کو فیس کر لیں گے مگر اپنے کاروبار کو تو بند نہیں کریں گے نا. آپ کاروبار پہ اتنا بوجھ تو نہیں ڈال سکتے نا. گورنمنٹ تو اناؤنس کرے گی، دینا تو کاروبار نے ہے. کون سا کاروبار ہے جو نہیں دینا چاہتا اچھی ویج اپنے امپلائیز کو؟ کوئی ہے ایسا کاروبار؟ وہ تو اس کا خیال رکھتا ہے، سوشل سیکورٹی دیتا ہے، ای او بی آئی دیتا ہے، اس کے ہیلتھ کے پیسے دیتا ہے، بہت سارا خیال کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کرتا ہے. بٹ حالات کاروبار کے مینوفیکچرنگ کے اچھے نہیں رہے. انٹرسٹ ریٹس ہائی رہے ہیں، پاور ریٹس ہائی رہے ہیں، مارجنز کم ہیں، بہت سارے کارخانے بند ہیں. اب ہم میکرو اکنامک اسٹیبلٹی میں آئے ہیں تو ابھی ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ یہ بند کاروبار چلے اٹھے، تاکہ امپلائمنٹ جنریشن ہو، اور اس کے بعد پھر ہم ویج انکریز کی طرف جا سکتے ہیں. اب ہم لارج سکیل مینوفیکچرنگ کا اس کا تذکرہ آپ نے بھی کیا. اب 2022 کے بعد سے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسلسل گراوٹ ہے، منفی رجحان ہی نظر آ رہا ہے. اس بجٹ کے اندر کن حوالوں سے اس کی جو وجوہات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کیے گئے ہیں؟ دیکھیے، لارج سکیل مینوفیکچرنگ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے، کیونکہ لارج سکیل سے ہی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز بنتی ہیں اور پھر سروس انڈسٹری بنتی ہے. کوئی ایک بڑا کارخانہ ہوگا تو وہ جو گڈس لے گا، را مٹیریل لے گا، وہ چھوٹے کارخانوں سے لے گا، اس کے بعد گڈس ٹرانسپورٹ کرے گا، انشورنس ہوگی، بینکنگ ہوگی. تو سارا کام لارج سکیل مینوفیکچرنگ سے ہوتا ہے، اور یہ سب سے زیادہ ڈاکیومنٹڈ سیکٹر ہے، اور اس کے اوپر سب سے زیادہ ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے. تو یہ سب سے زیادہ ہٹ ہوا ہے بائی ہائی انٹرسٹ ریٹس. آپ اندازہ لگائیں، یہ کارخانے لگے تھے، انٹرسٹ ریٹس 5-6% تھے، اب انٹرسٹ ریٹس 22% تک گئے ہیں. ابھی پرائم منسٹر شہباز شریف کے محنت سے اور اسٹرگل سے اور ان کے ویژن سے یہ آدھے ہو گئے ہیں، 11% ہو گئے. انفلیشن کم آ گئی ہے، تو برے حالات اب ختم ہو کے بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اسی کے ساتھ پاور ریٹس بہت پیک پہ گئے، اس سے بڑی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ فیکٹری، اب وہ بھی ان کی انکریز رک کے اب وہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے. اور تیسری چیز ہے کارپوریٹ ٹیکس ریٹس کو بڑھانا پڑا، کیونکہ ہم نے آئی ایم ایف پروگرام میں جانا تھا، ہم نے ریونیو اور ایکسپینسز کو بیلنس کرنا تھا، ہم نے ایک پرائمری سرپلس دینا تھا جس میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں. بٹ وہ پین جو ہے وہ کنزیومر بھی اس سے گزرا ہے، اور سارا پاکستان گزرا ہے، اور اسپیشلی کارخانے بھی گزرے ہیں. اب وہ برا بات ختم ہو گیا ہے. اب ہم ایک انڈسٹریل پالیسی بھی لے کے آ رہے ہیں. ایک نئی ٹیرف پالیسی اناؤنس ہوئی ہے اس بجٹ میں. پاکستان 5 سال میں بالکل ٹیرف کوڈ میں وہاں تک پہنچ جائے گا جو ڈیولپ کنٹریز پہنچتی ہیں. اس سے فورن انویسٹر بھی اٹریکٹ ہوگا، اس سے ایکسپورٹ بھی بڑھے گی، اس سے را مٹیریل کی کاسٹ کم ہوگی. حکومت کو پہلے سال 200 ارب کا ریونیو میں ہٹ پڑے گا. بٹ ہم سمجھتے ہیں کہ ریونیو میں ہٹ پڑے گا، بٹ جب کارخانے چلیں گے، جی ڈی پی گروتھ ہوگی، امپورٹ زیادہ ہوگی، تو اس سے ایک سائیکل چلے گا جس سے امپلائمنٹ جنریشن ہوگی اور واپس یہ انڈسٹری ریوائیو ہوگی. تو یہ ایک سائیکل تھا. ہم ایک بڑے برے سائیکل میں پھنسے تھے 1.5 سال پہلے، اور پرائم منسٹر شہباز شریف کے آنے کے بعد ہم آئی ایم ایف پروگرام میں گئے اور صحیح فیصلے ہوئے، اور اب بہتری کی طرف جا رہے ہیں. انڈسٹری پالیسی کی اگر آپ اہم فیچرز ہمارے لیے دہرا دیں، آپ کی اگر کوئی تجاویز جو آپ نے بطور معاون پیش کی ہو، معاون خصوصی پرائم منسٹر آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی انڈسٹریل پالیسی نہیں آئی. انڈسٹریل پالیسی کا اہمیت یہ ہے کہ 5 سال کے لیے ایک انڈسٹریلسٹ کو، ایک انویسٹر کو یہ یقین ہوتا ہے کہ 5 سال یہ پالیسی چینج نہیں ہوگی، تو وہ ایک انویسٹمنٹ ڈیسیجن کرتا ہے. یہاں ہر بجٹ سے پہلے ایک لائن لگی ہوتی ہے کاروباری لوگوں کو، صنعت کاروں کی، کہ جی ہمارا جو ٹیرف ہے وہ مینٹین رکھیں، ٹیکس مینٹین کریں. تو دیر از نو اسٹیبلٹی. اس لیے انڈسٹریل پالیسی آ رہی ہے، اور پرائم منسٹر شہباز شریف کی گورنمنٹ پہلی دفعہ لے کے آئے گی. اس کے جو مین فیچرز ہیں، پہلا فیچر تو یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بینکرپسی لا نہیں ہے. ذرا سا 3 مہینے کا ڈیفالٹ ہوتا ہے تو کارخانے بند ہو جاتے ہیں، بینکس بھاگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد کورٹوں میں جاتے ہیں. نہ بینک کو پیسہ ملتا ہے اور نہ کارخانہ بچتا ہے، اور امپلائمنٹ جاتی ہے لوگوں کی. اس میں وہ ہم پہلی دفعہ پاکستان میں ایک بینکرپسی لا لا رہے ہیں جو موقع دے گا ایک ایسے حالات جو لوگوں کے کنٹرول سے باہر تھے، لائک بجلی کی قیمتیں، انٹرسٹ ریٹ، اس سے اگر کارخانہ ڈاؤن گیا ہے تو اس کو موقع ملے گا ریسٹرکچر کرنے کا. دوسرا، جب بینکرپسی قانون
की गैर मौजूदगी में पिछले 2-3 सालों में बहुत सी सनतें जो हैं वो सिक हुई हैं, बंद पड़ी हैं। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो बंद हो जाएंगी और उनका कारखाने स्क्रैप के भाव में बिकेंगे। उसने अनएम्प्लॉयमेंट कॉज की भी है, उसको हम रिवाइव करने की कोशिश करेंगे और एक नया कानून उसके लिए लेके आ रहे हैं। इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेटिव इदारे जो हैं वो ज़रा सी कंप्लेंट के ऊपर एक कारोबारी इदारे की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। कारोबारी इदारा डॉक्यूमेंटेड होता है, सामने होता है, उसको एंटर करना और उसको छानबीन करना बड़ा आसान होता है। उसके लिए हम एक फायर वॉल बना रहे हैं कि कोई कंप्लेंट अगर होगी तो वो पहले सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन में जाएगी जहां कंपनी रजिस्टर्ड है, वो कंप्लेंट को वेट करेगी और अगर उसने मुनासिब समझा तो वो एक रेफरेंस करेगी कि फलानी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी अब इन्वेस्टिगेट कर सकती है। सो कोई चेक एंड बैलेंस उसके ऊपर आ गया है। इसके अलावा हम एक्सेस टू बैंक क्रेडिट के लिए इंसेंटिव देंगे बैंकों को, क्योंकि अभी तो उनका ये इंसेंटिव है कि रिस्क फ्री गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट करें, ट्रेजरी में जाएं और एज ए लास्ट रिजॉर्ट वो प्राइवेट सेक्टर को देते हैं। बैंकों के पास बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है और वो प्रोडक्टिव चीज़ों में इस्तेमाल नहीं हो रहा। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन को हम दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है बट वो उनको अभी कॉन्फिडेंस नहीं है। वो समझते हैं बैंक में पैसा रखा तो कोई इदारा आके ले जाएगा, फ्रीज कर देगा। बाहर जो पैसा रखा हुआ है वो अंदर नहीं लेके आ रहे हैं, हालांकि डिक्लेयर्ड है एमनेस्टी में। अंदर का जो पैसा है वो पहले तो रियल एस्टेट में जा रहा था, अब रियल एस्टेट थोड़ी डाउन गई है तो वो बाहर जा रहा है। तो इस सब को हमने रोकना है। इसमें फिर हिमायत साहब यही अगर ऐड कर दें आप, फिर इस इंडस्ट्री पॉलिसी जो आप हमें बयान कर रहे हैं इसमें फिर SIFC का रोल भी रहेगा और साथ ये भी बताएं कि अब ये तमाम फाइनलाइज्ड है ये पॉलिसी जो आप हमारे सामने रख रहे हैं, तो ये कब तक आ जाएगी? पहली बात तो यह है कि SIFC एक बहुत मेजर एडिशन हुआ है पाकिस्तान की गवर्नमेंट में और ये इससे बहुत फ़ायदा उठा भी रही है गवर्नमेंट और आइंदा उठाना भी चाहिए। वो सारे शक व शुबहात जो कुछ इन्वेस्टिगेटिव इदारों की अनफेयर प्रैक्टिस से पिछले 20-25 सालों में बने, जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी फैसले नहीं कर पाती थी, घबराती थी, क्योंकि 20-20 साल 40-40 साल पुराने केस खुल जाते थे, वो SIFC काफ़ी हद तक उसने दूर किए हैं। दूसरी बात यह है कि मैंने जैसे ही ओहदा संभाला, प्राइम मिनिस्टर का विजन था कि आप एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आए। मैंने प्राइम मिनिस्टर से उस पॉलिसी के लाने के लिए फॉरेन कंसल्टेंट्स हायर किए, डोमेस्टिक कंसल्टेंट्स हायर किए, इकोनॉमिस्ट हायर किए और 8 कमेटियाँ जिनको मैं खुद लीड करता हूँ वो बनवाई। जो सारी एक एक कमेटी जो मैंने आपको बात की है उस पे जो एक्सपर्ट्स और जो कंसर्न लोग हैं, स्टेक होल्डर्स को साथ लेके, चेंबर्स को लेके, FPCCI, लाहौर चेंबर, गुजरांवाला चेंबर, पिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, KPK, बलूचिस्तान, सबको ला के करके वो फाइनल हो गई है मीटिंग, रिकमेंडेशन तैयार हो गई और मैं ये प्राइम मिनिस्टर के पास लेके जा रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला ये अगले महीने तक आ जाएगी। ठीक है, हम इस पे आप बताते हैं कि अगले महीने तक आ जाएगी। हमने निजकारी के मामले पे भी देखा, कंसल्टेंट्स हायर किए गए थे, उसमें से निकला कुछ भी नहीं था। लेकिन अब सनतकारों का, क्योंकि आपने भी तस्करा किया, हुमायूं साहब, बजट से पहले सनतकारों की तरफ से क्या तजावीज़ आई थी? चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो अहदेदारान हैं उनकी तरफ से तो हुकूमत के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने कुछ रिसर्च करके दी हुकूमत को, लेकिन उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। देखिए, जब आप गवर्नमेंट के लिए काम, आई एम प्रीटी श्योर कि चेंबर के लोग में से बहुत काबिल लोग भी हैं, किसी न किसी टाइम के ऊपर आके गवर्नमेंट में काम करेंगे। देखिए, गवर्नमेंट पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी को देख रही होती है और ये कभी हो ही नहीं सकता कि चेंबर की रिकमेंडेशंस को रद्दी की टोकरी में गया। हर इदारा, और इस प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के होते हुए कोई इदारा ये जुर्रत नहीं कर सकता कि चेंबर की प्रपोजल्स को रद्दी की टोकरी में फेंके। बात ये है, देखिए, हमने एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव की है और ये समझने की बात है। आप अंदाजा लगाइए कि कहाँ 8-9% हमारा फिस्कल डेफिसिट होता था। वी आर एंडिंग अप एट 5.6% दिस ईयर एंड वी आर एमिंग फॉर 3.9% नेक्स्ट ईयर। सो फिस्कली हमारे पास ये बहुत स्पेस थी कि हम इनकी काफ़ी बातें मान लेते, इनको टैक्स ब्रेक्स देते, सुपर टैक्स कम कर देते, एक्सपोर्टर्स का टैक्स कम कर देते, उनको ड्यूटी ड्रॉबैक देते, सारा कुछ। मगर हम एक IMF प्रोग्राम में है, हम इस वक्त 6% ग्रोथ को एम नहीं कर सकते बिकॉज हमारे रिजर्व्स अलाउ नहीं कर रहे हैं। वो रिजर्व्स हमारे अलाउ करेंगे जब हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर एक जायंट लीप लेगा। सो हमारी IMF की कंडीशन जो है वो फिस्कल डेफिसिट की नहीं है, वो प्राइमरी सरप्लस की है। प्राइमरी सरप्लस में इंटरेस्ट पेमेंट से जो फायदा हुआ है कम इंटरेस्ट होने से, उसका हम फायदा ले नहीं सकते। उसके अंदर सिर्फ रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर होता है विदाउट इंटरेस्ट पेमेंट। तो हमारे पास स्पेस
प्राइमरी सरप्लस में बहुत कम अवेलेबल है। जो अवेलेबल थी वो हमने दी है और हम समझते हैं कि हमने इतनी दी है कि हमारा अगले साल 4.20% ग्रोथ हो जाएगा। सो अब हमें आहिस्ता चलना है। याद रखिए हम 2 साल और हैं इस प्रोग्राम में। 2 साल के बाद हम एक बहुत बेहतर पोजीशन में हो जाएंगे। पिछली नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो 2013 से 18 में थी, 2016 तक वो एक IMF प्रोग्राम में थी। जब IMF प्रोग्राम से कामयाबी से निकली तो तब उससे टेक ऑफ किया है। वो अनफॉर्चुनेटली फिर वो पनामा और वो स्कैंडल आ गए और उसके बाद पाकिस्तान जो है पीछे। मैं ई कॉमर्स के हवाले से भी हारून साहब से बात करना चाह रही हूँ अगर आपकी इजाज़त। तो ई कॉमर्स के ऊपर जो टैक्स लगाया गया है ये हमारे आज के प्रोग्राम का एक मौजू भी है। सो उसके ऊपर जो छोटे स्टार्टअप्स हैं, इससे मुंसलिक लोग हैं, उनमें हमें बहुत गम गुस्सा और परेशानी दिखाई देती है। कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा है। इसकी वजाहत हम बतौर मीडिया करने की तो कोशिश कर रहे हैं हुकूमत से बात करते हुए। एक मौक़िफ़ उनका ये है कि जो ई कॉमर्स की कीमतें हैं वो पहले ही आम रिटेल मार्केट से ज़्यादा हैं। सो एक हुकूमत की तरफ से जवाब दिया जा रहा है, ये रिटेलर्स की तरफ से मुतालबा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। लेवल तो नहीं हो रही है प्लेइंग फील्ड यहाँ पर। देखिए इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि अगेन एज ए सेट, जब आप पॉलिसी बनाते हैं तो आपको सब स्टेक होल्डर्स को सुनना पड़ता है। और आपने वो जिक्र कर ही दिया कि बहुत सारे रिटेलर्स हमारे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि जी हमारे ऊपर तो 18% सेल्स टैक्स लगता है और पॉइंट ऑफ सेल और वो सारी मशीनें आपने लगाई हुई, ई कॉमर्स के ऊपर तो सेल्स टैक्स लगता नहीं है, तो हमसे खरीदेगा कौन? जहां आप 18% बचा रहे हैं या 15% बचा रहे हैं वो तो वहां खरीदेंगे। दूसरी बात ये कहना ई कॉमर्स का कि हमारी कीमतें तो रिटेल से महंगी है, ये गलत है, ये हो ही नहीं सकता। ई कॉमर्स का मॉडल ही ये है कि रिटेल का जो खर्चा है दुकान का, बिजली का, उस सब को ख़त्म करके वो एक डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कोरियर के थ्रू घर में पहुंचाते हैं। सो वो उनका जो मुतालबा है वो जायज़ नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड डेफिनेटली क्रिएट की है, इसलिए कि टैक्स IMF के मॉडल में कोई टैक्स एग्जेम्पशन किसी को भी नहीं है। और ये ई कॉमर्स को जो 1 साल दी है इस गवर्नमेंट ने, ये खास एग्जेम्पशन लेके दी थी और ये वादा किया था कि इस साल से वो हम रिस्टोर कर देंगे। IMF सेज कि जो वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो हर चीज पाकिस्तान में लगेगा। आपने देख लिया है कि बाकी चीजों में जहाँ 18 से कम था वो भी 18 कर दिया। सो उस पॉलिसी के तहत हम चल रहे हैं इस पे। लेकिन ई कॉमर्स से रिलेटेड जो लोग हैं, इससे मुंसलिक, उनको भी एतमाद में लिया गया था हारून साहब? देखिए अब मैं FBR कुरानी करता, मुझे नहीं पता कि खास तौर पे एतमाद में लिया गया था या नहीं लिया गया था। बट अभी याद रखें कि ये अभी फाइनेंस बिल है और फाइनेंस एक्ट बनने में अभी 2-3 हफ्ते हैं और इसके में अगर कोई अनोमली आ गई है, अगर उनका ख्याल है कि ये एक बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता है, तो आई एम श्योर दे विल अप्रोच द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दे कैन अप्रोच मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज आल्सो। हम उनका केस लेके जाएंगे। हम हर इंडस्ट्री को सुनते हैं। वी आर द फोकल मिनिस्ट्री फॉर एवरी इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। हम इस इंडस्ट्री का पहिया घुमाना चाहते हैं कि दैट इज द फ्यूचर फॉर पाकिस्तान, दैट इज द फ्यूचर फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड GDP ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान। इसके ऊपर एंगेज करेंगे। जो एक हौसला शिकनी महसूस हो रही है ई कॉमर्स से मुंसलिक लोगों को, आप कहते हैं उनके मसाइल भी एड्रेस किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हारून अख्तर साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन एक ब्रेक है, हमारे साथ ई कॉमर्स के एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे और इसी मौजू पे उनसे हम तफसीली बात करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। के बाद खुश आमदीद। विफाकी हुकूमत ने ई कॉमर्स या ऑनलाइन कारोबार करने वालों को टैक्स नेट में लाने का फैसला किया है। नए माली साल के बजट में इस शोबे पर 18% जनरल सेल्स टैक्स के नफाज का ऐलान किया गया। इस मकसद के लिए बजट में डिजिटल प्रेजेंस प्रोसीड्स टैक्स एक्ट 2025 मुतारिफ करवाया गया, जिसके जरिए पाकिस्तान में काम करने वाली गैर मुल्की डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन फ़रोख्त जो कारोबार करते हैं, फ़रोख्त का कारोबार, इस वाली जो कंपनीज़ हैं, इनकी आमदनी पर भी टैक्स आयद किया जाएगा। इस टैक्स एक्ट के तहत गैर मुल्की डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की पाकिस्तान में कोई फिजिकल ब्रांच हो या ना हो, उन्हें टैक्स देना होगा। ये जो एक्ट है, इसके तहत डिजिटल लेन देन पर भी 5% विद होल्डिंग लेवी आयद की गई है। इस पर अगर हम बात करें तो हुकूमती ये जो इकदाम है, इसमें 2 तरह का रद्द अमल हमें देखने में मिला है। रिटेलर्स हैं, वो अपने इस मुतालबे पर लाए गए इस कानून पर मुकम्मल खुश हैं, इसका दिफा भी कर रहे हैं और इसको लेवल प्लेइंग फील्ड करार दे रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ ई कॉमर्स के माहिरीन हैं, वो इसे ऑनलाइन
मार्केट प्लेस की हौसला शिकनी करार दे रहे हैं। उनके मुताबिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और जो स्टार्टअप्स हैं वो टैक्स तो अदा कर देंगे, मगर कीमतें भी इसके साथ साथ बढ़ा दी जाएंगी। इसका बराह रास्त असर जो सारिफीन या आम आदमी है उसके ऊपर पड़ेगा और फिर उसका एक असर देखने में मिलेगा। अगर पाकिस्तान में ई कॉमर्स के ज़रिए होने वाला जो कारोबार है उसकी हम बात करें तो आलमी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पेमेंट एंड कॉमर्स मार्केट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता एक साल के दौरान पाकिस्तान में होने वाला जो ई कॉमर्स बिजनेस है उसका हजम 7.7 अरब डॉलर्स तक पहुंचा, जबकि जो रिटेल ई कॉमर्स है उसके ज़रिए 5.4 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस किया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2027 तक पाकिस्तान में ई कॉमर्स के कारोबार का हजम 12 अरब डॉलर्स तक पहुंच जाएगा। अब इस तेज़ी से तरक्की करने वाला जो शोबा है उससे मुतालिक हुकूमती आखिर क्या होनी चाहिए थी, इस पॉलिसी से मुतालिक माहिरीन क्या कहते हैं, इसके लिए हमने आज के प्रोग्राम में दावत दी है कासिम सना रामे साहब को, जो कि CEO हैं एम्पावरर्स के, मुताहिर खान साहब CEO डेटा दरबार। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मुताहिर, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। जैसा कि हमने जिक्र किया कि ये हालिया बरसों में ई कॉमर्स जो मार्केट है इसने इस हद तक उरूज पाया है कि वो बहुत वाज़े है और नज़र भी आ रहा है। सिर्फ एक साल में जो हजम है ये 7.7 अरब डॉलर्स तक पहुँच चुका है, लेकिन अब हुकूमत इसको टैक्स करना चाह रही है। आपकी नज़र में अब जो टैक्स है वो मुल्की और बैनुल अक़वामी डिजिटल वेंडर्स के ऊपर लागू होगा, ये दुरुस्त है हुकूमत का फ़ैसला? और जो एक सोच कार फरमा है इसके पीछे, इसका हमने तज़किरा भी किया कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड बना रहे हैं रिटेलर्स के लिए पाकिस्तान में, और ये मुतालबा भी उन्हीं का था। आप कैसे देखते हैं इस हुकूमती फ़ैसले को? अच्छा, मेरा इसमें नज़र ये है कि टैक्स ठीक है लगाना, उसमें कोई मसला नहीं है रिटेल में, लेकिन अगर आप प्राइसेस कंपेयर करें पाकिस्तान में ई कॉमर्स में, आज भी ई कॉमर्स की प्राइसेस टिपिकली रिटेल की प्राइसेस से ज़्यादा होती हैं, तो वो ऑलरेडी महंगा पड़ता है। और पाकिस्तान में अगर 7 बिलियन है, अगर प्राइसेस ऑन पार हों विद रिटेल तो दिस शुड बी इवन हायर, जो कि अभी तक नहीं हो पाया। और आप अगर पाकिस्तान में बड़े ई कॉमर्स ब्रांड्स की बात करें, वो भले मार्केट प्लेसेस हों या रिटेलर्स हों, आपको उनकी तादाद बहुत कम मिलेगी। आपके पास एक दराज है और उसके अलावा आपके पास मार्केट प्लेस प्राइस और इस तरह के 2-4 नाम है, और आपके पास उसके अलावा जितने भी हैं वो आपके ट्रेडिशनल रिटेल प्लेयर्स हैं, टिपिकली क्लोथिंग ब्रांड्स जो ई कॉमर्स में एक बहुत बड़ा चंक रखते हैं। उसके अलावा ई कॉमर्स में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्लेयर्स नहीं है, बिकॉज दे स्ट्रगल एंड वी हैव सीन प्लेयर्स स्ट्रगल टू बी प्रॉफिटेबल ई कॉमर्स से, क्योंकि प्राइस डेल्टा होता है, एक प्राइस का डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड फिजिकल रिटेल, जिसकी वजह से ई कॉमर्स में वो ऑडियंसेस नहीं आ पाती जो कि फिजिकल रिटेल में होती है। कासिम, आप कैसे इसकी तशरीह करेंगे ये जो हुकूमती फ़ैसला है? फिर एक और हुकूमत जो बात सामने रखती है कि अब हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, टैक्स नेट को बढ़ाना चाहते हैं, ये कॉमर्स के ज़रिए भी बहुत ये बिज़नेस भी फ़रोग पाया है, तो इसको भी हम टैक्स नेट के अंदर लेके आना चाहते हैं। हुकूमती मौक़िफ़ से को रखते हुए सामने आप कैसे इस हुकूमती फ़ैसले की तशरीह करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। अफसर कहते हैं, मैं एक आम शहरी हूँ पाकिस्तान में, और मेरी कोई ज़्यादा बाहर नहीं है, ना मेरे बाहर का कोई वीज़ा लगा हुआ मेरा, ना मेरी कहते हैं कोई भी चीज़ ना बाहर नहीं है। तो मैं इनके इस फैसले से बहुत ज़्यादा क्या करूँ कि तकलीफ हुई है मुझे। रीज़न पता क्या है? रीज़न ये है कि जो लोग ये वाली पॉलिसी बैठे गए थे बना रहे होते ना, उन्होंने या उनके मुशीरों ने कभी ज़िंदगी में इस तरह की कोई एक्टिविटी खुद नहीं की होती, और जिनके साथ इनका इंटरेक्शन होता है, यानी कि जो इनके एडवाइजर्स होते हैं, ये आमतौर पर वो एडवाइजर्स होते हैं कि जिन्होंने खुद भी कभी ये वाला काम नहीं किया होता, या कभी अगर उन्होंने ई कॉमर्स की भी है तो उन्होंने वो ई कॉमर्स की है जो करोड़ों में होती है, राइट? अच्छा, मुझे एक चीज़ अपने अरबाब इक़्तिदार जो है इनसे कहते जानी है, वो नहीं तो आपके तवज्जुह से, कि वो एक बच्ची जो घर में बैठी हुई कोई आर्टिस्टिक या क्राफ्टिंग आइटम्स कहते अपने हाथ से बनाती है, उसको वो ऑनलाइन बेचती है, और वो सालाना 5 मिलियन से ज़्यादा की कहते बेच लेती है, यानी कि 50 लाख रुपए से ज़्यादा की, यानी कि माहाना अगर हम देखें तो ये कितना उसका यानी कि कोई 4-4.5 लाख रुपए से ज़्यादा का उसका रेवेन्यू जनरेशन नहीं है उसकी। आप उसके ऊपर भी सेल्स टैक्स इम्प्लीमेंट करने जा रही। अच्छा चले जी, हमने जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार हो के, क्योंकि हमारा सब कुछ कहते यहाँ पे है पाकिस्तान में, उस बच्चे ने या उस एक छोटे कहते दुकानदार ने या छोटे मैन्युफैक्चरर ने अपने आप को सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड भी करवाई।
اس کے بعد جو یہ ادارے ہیں جنہوں نے آتے کہتے ہیں کہ اتنی بڑی کمپلیکسٹی امپلیمنٹ کر دینی ہوتی ہے ان کے اوپر، اور اس کے بعد آپ کے لیے وہ جو سیلز ٹیکس دینا اور اس سیلز ٹیکس کے جو بعد کی جو امپلیکیشنز ہیں جو آپ نے کہتے ہیں وکلاء کے ہاتھوں، کنسلٹنٹس کے ہاتھوں آپ نے کہتے ہیں کلیم ہونا ہے آپ نے، اور جو آپ نے بہت سارا پیسہ صرف ان کو دینا ہے آپ، تو جب تک آپ اپنے سسٹم کو سیدھا نہیں کرتے، سسٹم کو سمپلیفائی نہیں کرتے، تو تب تک اس طرح کی کوئی بھی چیز امپلیمنٹ کرنا یہ سر کہتے جاتی ہے۔ اور آپ کو کہتے ہیں مجھے ابھی آپ سے کہتے بات کرتے ہوئے ایک کہتے بات یاد ہے، شاید میں رانگ ہوں لیکن مجھے کہتے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے جو اب اس وقت چیئرمین سینٹ ہیں، جب یہ پچھلے دفعہ کہتے وزیر اعظم تھے، تو یہ اپنے وزیر اعظم شپ کے زمانے میں انہوں نے اپنا NTN رجسٹر کروایا تھا انہوں نے، شاید میں غلط ہوں لیکن مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے۔ تو آپ اگر یہ اس وقت ہم دیکھ لیں کہ ہماری کہتے نیشنل اسمبلی میں کتنے لوگ ہیں جن کا اس وقت NTN اپنا ہے جن کا، اور یہ بیٹھی گیولی کہتے پالیسیز بنا رہے ہیں کہ ہم لوگ ٹیکس دیں، ہم ٹیکس دیں بجلی پہ، ہم ٹیکس دیں گیس پہ، ہم ٹیکس دیں روڈ پہ جب ہم نے سفر کرنا ہے، ہم کہتے ہیں ریسٹورینٹ میں جا رہے ہیں، ہم ہوٹلنگ، ہم کچھ بھی کریں، ہم ہر جگہ کے اوپر کہتے ٹیکس دے رہے ہیں۔ اس کے بعد اب ایک چھوٹا کہتے ہیں جو آن لائن ریٹیلر جس کو آپ نے جاب نہیں دی، جس کا آپ نے فیوچر کہتے سیکیور نہیں کیا، وہ MSc کیمسٹری کی ہوئی بچی جو یعنی کہ جاب جس کو نہیں مل رہی، وہ ایک MBA کیا ہوا بچہ جس نے پتہ کتنی جگہوں پر اپلائی کیا، اس کو جاب نہیں ملی، آج وہ گھر سے بیٹھ کے اپنے فیس بک پیج سے، اپنے انسٹاگرام پیج سے اس نے کچھ سیلز کرنی اسٹارٹ کر دی ہیں، یا دراز کو کوئی اکاؤنٹ بنا کے اس نے کچھ سیلز وغیرہ کے اسٹارٹ کر دی ہیں، تو بھائی اس کو کر لینے دیں، یہ بھی زیادتی کہتے نہ کریں۔ اور ابھی یہ جو میرے بھائی جو مجھ سے پہلے کہتے بات کر رہے تھے کہ بھائی یعنی کہ یہ جو کہتے ہیں کمپلیکسٹیز ابھی کہتے ہیں لے کر آ رہے ہیں، تو ہمارے یہ جو چھوٹا طبقہ ہے اس کے لیے بہت زیادہ کہتے ہیں مسائل کہتے ہیں پیدا کر دیں گے۔ ٹھیک، یہ جو ابھی ہماری میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہماری لوکل ای کامرس جو ہے، یہ جو اتنی تیزی کے ساتھ اس نے گرو کیا نا کہ پچھلے 3 سے 4 سالوں کے اندر یہ کچھ $2.5 بلین سے $7.something بلین کے اوپر آ گئی ہے، اس کی کہتے ہیں ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، ہمارے پاس جابس نہیں ہے۔ ہمارا یہ جو نوجوان طبقہ ہے اس کو ہم جیسے یہ جو کمپنیز ہیں انہوں نے ان کو ٹریننگز دی ہیں، انہوں نے اپنے یوٹیوب چینلز کے اوپر اپنی کہتے ہیں فری ٹریننگز اپلوڈ کی ہیں، جس سے یہ لوگ سیکھ کے کہتے ہیں انہوں نے یہ کہتے ہیں کام کرنے شروع کیے۔ تو یہ ہے ٹھیک ہے قاسم، میں مطاہر کو یہاں پہ شامل کرتی ہوں۔ مطاہر ایک تو آپ کنٹینیو کریں جو آپ بات کر رہے تھے، لیکن یہ کیسے ایک تو اسمال لیول کے جو بزنسز ہیں اس کو افیکٹ کرے گا، سیکنڈلی جو میں یہ قاسم صاحب کے پاس بات لے کر گئی تھی، حکومت بھی انڈاکیومنٹڈ جو اکانومی ہے اس کو رسمی بنانا چاہتی ہے، ای کامرس کو چیزوں کو ڈیجیٹلائز بھی کرنا چاہتی ہے، تو وہ پھر ایک کیا ان کے لیے وے آؤٹ ہو سکتا تھا، کیا کس قسم کی پالیسی بنائی جانی چاہیے تھی آئیڈیلی، اور جس شکل میں ہمارے سامنے ابھی یہ ہے اس کی امپلیمنٹیشن یا جو عمل درآمد ہوتا ہے وہ کس طریقے سے آپ کی نظر میں ایک چیلنج ہوگا؟ بالکل، میں آتا ہوں، میں تینوں چیزوں پہ سب سے پہلی چیز دیکھیں 2 چیزیں ہیں اس میں، ایک ود ہولڈنگ سائڈ ہے اور ایک سیلز ٹیکس سائڈ ہے۔ اب سیلز ٹیکس کی سائڈ پہ تو اس کا سیدھا اثر جو آئے گا وہ آئے گا اینڈ پرائسز پہ کسٹمر کی آ جائے گا، جو کہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے کسی بھی سیلز ٹیکس رجیم میں، وہ فزیکل ہو یا ڈیجیٹل ہو، اس کا انڈر لائن ٹرانزیکشن آن لائن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کسٹمر سیلر پاس آن کر دے گا۔ کسٹمر اوبویسلی اب وہ ایڈیشنل پرائس کے ساتھ وہ نمبر آف کسٹمر شاید کم ہو جائیں، ایک تو یہ پہلو ہے۔ دوسرا پہلو جو ہے زیادہ اہم وہ ہے، ایون پرسنٹیج میں شاید چھوٹا، وہ دوسرا یہ ہے کہ ود ہولڈنگ کرنی پڑے گی بینک یا کوریئر کمپنی، دونوں کو انہوں نے اس دائرے میں لے لیا ہے۔ بینکس جو ہیں ہسٹوریکلی اکراس سروسز اکراس پروڈکٹس ود ہولڈ کرتے آئے ہیں۔ ود ہولڈنگ ٹیکس ان اٹ سیلف ایک بہت ہی بےہودہ چیز ہے ویسے تو، کیونکہ آپ انکم پہ نہیں کر رہے ہوتے، آپ اسینشلی ریونیو کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہوتے ہیں، جس سے ایک ڈسٹورشن پیدا ہوتی ہے۔ اب انہوں نے وہی ڈسٹورشن صرف بینکس کی حد تک محدود نہیں رکھی، انہوں نے کوریئر کمپنی کو بھی لیا ہے۔ تو اب ایک کوریئر کمپنی جو ٹرینڈ نہیں ہے اس میں، جس کے پاس شاید 50 رائڈر ہیں یا 100 رائڈر ہیں، چھوٹی سی فلیٹ ہے، وہ کوریئر کمپنی از ناؤ ایکسپیکٹڈ ٹو ڈو دا ٹیکسیشن آن بہاف آف دیئر سیلرز، جو کہ پہلے بینک کرتے تھے۔ اب اس سے کیا نکلتا ہے؟ اس سے نکلتا ہے کہ میرے لیٹ سے میں نے کچھ آن لائن بیچا کسی مارکیٹ پلیس پہ، دراز پہ، اب مجھے پورے پیسے ملیں گے نہیں، دراز کو پورے پیسے نہیں ملیں گے، تو مجھے بھی نہیں ملیں گے، ود ہولڈ پہلے کوریئر کمپنی ود ہولڈ کر کے رکھ چکی ہوگی پیسے، تو فار ایوری 1000 روپیز آئی ول پروبلی گیٹ
98% ऑफ इट, 97% ऑफ इट, ठीक है। तो उसकी वजह से मेरा कैश फ्लो और खराब होगा, और कैश फ्लो ई कॉमर्स बिजनेस का ऑलरेडी बहुत मसला होता है, क्योंकि एक बेशतर ई कॉमर्स हमारे बिजनेस जो है वो कैश ऑन डिलीवरी पे रिलाई करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जिस दिन मैं ऑर्डर कर रहा हूँ उससे ऑर्डर रिसीविंग के बाद कैश मिलेगा उसके 24 घंटे के बाद। तो इट्स अ सीरियस चैलेंज। अब ये पहलू आ जाता है। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन में यही आता है कि छोटी कोरियर कंपनीज डिड नॉट हैव द बैंडविड्थ कि वो जाके विदहोल्डिंग एजेंट्स बने। ये एफबीआर अपना काम जो है आउटसोर्स कर देगा 300 बंदों की कंपनी के ऊपर या 500 बंदों की कंपनी के ऊपर। ये तो जायज नहीं है कहीं से भी कहीं तक। फिर ये लोग कह रहे हैं कि अनरजिस्टर्ड बिजनेसेस के साथ काम नहीं कर सकते। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन कोई 4000 ई कॉमर्स बिजनेसेस रजिस्टर्ड हैं बस। उसके अलावा जितने भी ई कॉमर्स है वो रजिस्टर्ड नहीं है। अच्छा, अगर मेरे पीछे का वेंडर भी रजिस्टर्ड नहीं हो इस तरीके से तो मैं किसी के साथ काम ही नहीं कर पाऊंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ एक इतनी सी हमारे जो छोटा सा आधा लेट से पाकिस्तान का रिटेल सेगमेंट है जो कि फॉर्मल है, उसके साथ काम करने में मजबूर हो जाऊंगा। मेरे प्रोडक्ट में वैरायटी भी कम हो जाएगी। अब ये तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन और एट द एंड ऑफ द डे मुझे बोथ कोरियर कंपनी, बैंक एंड ई कॉमर्स प्लेयर उनको अपनी मंथली बेसिस पे और क्वार्टरली बेसिस पे डेटा शेयर करना है एफबीआर के साथ। अब उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, उन्हें क्या मालूम है। एससीपी बेस्ड ई कॉमर्स कंपनीज पे तो चलो ट्रैक कर लेंगे वो, जो एससीपी के साथ रजिस्टर ही नहीं है और मैंने अपनी एक मैं चश्मे बेच रहा हूँ या मैं ब्रेसलेट बना के बेच रहा हूँ इंस्टा के ऊपर, उसको एग्जैक्टली कैसे ट्रैक कर रहे हैं। मेरे पास फंड ट्रांसफर आईडीएफटी से आ रहे हैं, मैं जाके अपनी बाइक से डिलीवर कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही अजीब तरीके से जो रिलायंस सारा जो मेरा जो मेन पॉइंट है कि ये रिलायंस ऑन विद होल्डिंग जो है कहीं नहीं लेके जाएगी। आप हर चीज को एट सोर्स किल कर रहे हैं कि आप क्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू पे विद होल्ड कर रहे हैं। ई कॉमर्स मार्केट प्लेस का रेवेन्यू इज नॉट द ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू। अगर दराज से आप 1000 रुपए की कोई चीज खरीदते हैं, दराज का रेवेन्यू इज 200 रुपए। So this is a big distortion. सही, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पॉइंट आउट की है। आंदा दूर चाहेंगे कि आपकी हुकूमत के लिए आपकी तजावीज़ इस सिलसिले में क्या होंगी, वो भी अपने प्रोग्राम में शामिल करें। बहुत शुक्रिया आपका मुताहिर खान और कासिम रामे साहब, आप दोनों की प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपके हम शुक्रगुजार हैं। नाज़रीन, देखते हैं इन बातों के ऊपर क्या हुकूमत गौर करेगी, कोई नज़रसानी होगी इस कानून के हवाले से, क्योंकि उसके ऊपर बहुत माहिरीन की तरफ से रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। ये जो 37,000 कम अज़ कम उजरत मुकर्रर की गई, बरकरार रखी गई है, इसके ऊपर इस्लामाबाद के शहरी क्या कहते हैं, ये आपको सुनवाएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हुकूमत ने बुलंदोबांग दावों के साथ बजट पेश किया और कौम को मुआशी इस्तेहकाम की नवीद सुनाई। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे पर वजीर ख़जाना ने यह जवाब पेश किया कि ये इजाफा महंगाई को मद्देनजर रखते हुए किया गया। इस मुल्क का सबसे कमज़ोर तबका जो कि है मजदूर तबका, वो भी उम्मीद भरी नज़रों से हुकूमत की तरफ देख रहा था, मगर कम से कम उजरत वाला ये तबका हुकूमत की नज़रों से मुकम्मल तौर पर ओझल रहा। इनके लिए ना काबीना से कोई आवाज़ उठी और ना ही पार्लियामान में उनकी कोई आवाज़ बना। मजदूर की माहाना उजरत वही 37,000 रुपये रही। वज़ीर ख़जाना से इस बारे में कल सवाल हुआ तो उन्होंने काफ़ी बेपरवाही से जो जवाब दिया वो कि बेख्तियारी का मुंह बोलता सबूत है, यानी हुकूमत की तरफ से ये इख्तियार भी सरमायादारों के ऊपर छोड़ दिया गया कि वो कम से कम उजरत तय करें। मुशीर ख़जाना ने इस सवाल से दामन बचाते हुए कहा कि इस पर तो सूबे फैसला करेंगे। सुनिए वज़ीर ख़जाना और मुशीर ख़जाना ने इस बारे में कल क्या गुफ्तगू की। मिनिमम वेज जो है जी, इसको हमने इस लिहाज से आगे देखना है, लिंकिंग इट विद इन्फ्लेशन, लिंकिंग इट विद एवरीथिंग एल्स। मेरी आपसे दरख्वास्त होगी जरा थोड़ा सा इंडस्ट्री एसोसिएशंस में जाकर जरा ये बात करें एंड जस्ट गेट देयर फीडबैक ऑन द मिनिमम वेज। एट दिस पॉइंट इन टाइम वेयर वी आर, इट्स अ गुड प्लेस। मैं तो ये समझता हूँ कि जो सूबे हैं वो अनाउंस करेंगे ये क्या इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, वो क्या जो है मिनिमम वेज रखेंगे। इस मुल्क में मजदूर तबके का कोई पुरसाने हाल नहीं है। हुकूमती मुआशी टीम से ये सवाल भी पूछा गया कि 37,000 रुपये में एक घर का बजट बनाकर आप दिखा दें। इसके ऊपर कोई खातिर खा जवाब सामने नहीं आया। महंगाई के बायस अशियाए खोरोनोश की कीमतें आम आदमी की कुव्वत खरीद से बिल्कुल बाहर हैं। घर का किराया, महंगी बिजली, 253 रुपये लीटर पेट्रोल और फिर 550 रुपये में घी का एक पैकेट खरीदने वाला ये मजदूर है जो 37,000 रुपये में अपने बीवी बच्चों के साथ गुजर बसर करेगा। ये उम्मीद हुकूमत को है, लेकिन कैसे
मुमकिन है, ये एक सवालिया निशान है। हुकूमती शख्सियात और जो सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, मगर मज़दूर तबके की जब बारी आई तो हुकूमत की तरफ से महंगाई, ना ही उनको महंगाई का उन्होंने जिक्र किया और ना ही जो उनकी महरूमियाँ हैं उसका ख्याल किया गया। अब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इस ज़रूर वोकल हुए हैं। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में जो बेतहाशा इजाफा हुआ, इसको उन्होंने माली फुहाशी करार दिया और कहा कि आम आदमी की ज़िंदगी को जहन में रखना चाहिए। मज़दूर की कम से कम उजरत जो है उसमें इजाफा ना करने पर हुकूमत पर सख्त तनकीद तो हो रही है, लेकिन हमने भी, क्योंकि ये इस्लामाबाद के अंदर लागू हुआ है जो बजट पेश किया गया, तो इस्लामाबाद के शहरियों से इस हवाले से बात की है। उन्होंने क्या कहा, बिलखुसूस जो मज़दूर हैं वो किस कदर परेशान हैं, इस हवाले से सुनिए। 37,000 में किधर हो सकता है सर? 37,000 में तो घर का खर्चा नहीं चलता है। बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई है, लिहाजा कि हुकूमत के उसके ऊपर कोई कदम उठाना चाहिए कि गरीब का कोई ना कोई सिस्टम दुरुस्त करना चाहिए। इस तरह हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे आगे मज़ीद। मज़दूर की तनख्वाह 60,000 कम अज़ कम होना चाहिए। काम आप उससे 1.5 लाख का लेते हैं, उसके 60,000 कम अज़ कम उजरत होनी चाहिए। 36-37,000 रुपये आपने जो है वो मज़दूर की तनख्वाह मुकर्रर की है। 36-37,000 रुपये पे कोई वज़ीर आज़म हमारा कोई मिनिस्टर, कोई MNA MP जो है वो गुजारा करके दिखाए, महीने का गुजारा हो सकता है? बिल्कुल नहीं गुजारा कर सकता जी। इसको बिल्कुल ज़्यादा करना चाहिए। इनको कम से कम मिनिमम वेज जो है 50,000 रखना चाहिए। आप यकीन करें कि जो लोग लाख 1.5 कमा रहे हैं उनका गुजारा नहीं हो पा रहा आजकल के हालात में। बिजली के बिल की आप प्राइसेस देखें, 86,000 बिल रही है, तो उस पर क्या ऑयल का पैकेट 1,000 रुपये का होगा, घी का तो बहुत महंगाई है, कोई चीज़ नहीं है। आपने 37,000 रुपये सैलरी बढ़ा दी है, आप कोई बंदा दे दें, बेशक आपके महकमे का हो, जो 37,000 में घर कैसे चलेगा वो भी बता दें। 37,500 में कैसे कर रहा है? जिस बंदे के बच्चे स्कूल पढ़ रहे हों, जिस बंदे का घर वो किराए पे हो और जिस बंदे ने और काम अपना ग्रॉसरी लेनी हो, तो मुझे बताएं कैसे गुजारा होगा? नहीं होगा। कम अज़ कम लेबर की सैलरी इस टाइम होनी चाहिए थी 50,000, और ये जो बजट है, ठीक है, इसमें आम आदमी के लिए तो कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। हमें तो कोई गवर्नमेंट की तरफ से 25,000 नहीं मिलता, तो 37,000 रुपये किधर से मिलते? 37 तो कम मिलती है। यहाँ पे जितने भी सेलमैन हैं कम से कम उन्हें 15,000 और 20,000 रुपये मंथली मिलता है। तो हुकूमत को चाहिए जो है ना बजट बढ़ाया जाए, कम से कम 50-60,000 रुपये तो होना चाहिए। कि हम तो ये कहते हैं कि गरीब के जो 37,000 उजरत है वो कम से कम देनी चाहिए, उसका मेडिकल फ्री करें। यानी पहले से जो तयशुदा उजरत है उसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। लोगों ने अपने हालात खुद बताए हैं, इस पर यकीनन अब हमें और मज़ीद कुछ कहने की तो गुंजाइश नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि हुकूमत इस पर गौर करेगी। बिलखुसूस सूबे इस बात को मद्देनज़र रखेंगे कि 37,000 में गुजारा बिल्कुल नामुमकिन है। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।